गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 2, प्रेरणा के पुष्प। यह पाठ जो है लेखक मंडल के द्वारा संकलित है। आज हम इस पाठ में बुजुर्गों के द्वारा और कुछ महात्माओं के द्वारा जो परोपकार किए जा रहे हैं इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप से व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अपनी पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद से फेंकती चलती है ना, बिखेरती चलती है कि वह रहे न रहे आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन अनुभव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करते हैं। यह संसार जो है दुखमय है। भगवान बुद्ध ने इस संसार को दुखमय बताया है। इस दुखमय संसार को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम अपनी शक्तियों के अनुसार संसार में सुख बांटें। ऐसे कार्य करें जिससे अधिक ज़रूरतमंद, पीड़ित, बीमार एवं असहाय लोगों को सुख एवं प्रसन्नता मिले। हमें परमार्थ के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। इस पाठ में परमार्थ की भावना से किए गए कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख है। तो चलिए आज हम एक बूढ़े आदमी, एक वृद्ध महिला और बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, है ना, एक प्रेरक प्रसंग जो इसमें दिया गया है इस पाठ के माध्यम से, उसे हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे ज़मीन खोद रहा था। आप अपने बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। उसमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जा रहा है और एक बच्चे को दिखाया जा रहा है। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे ज़मीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? आम का पौधा रोप रहा हूँ, बूढ़े ने कहा। इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? उसके बाद में आश्चर्य से उस युवक के द्वारा पूछा जाता है कि इस उम्र में, पूछता है, सवाल करता है कि आम का पौधा यह क्या कर रहे हो? वह जवाब देता है कि मैं आम का पौधा रोप रहा हूँ। और तब उस लड़के को बहुत आश्चर्य होता है कि आप इस उम्र में आम के पौधे रोप रहे हो तो इसके फल कब खाओगे? क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग हो चुका था। मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ, तुम तो खा सकोगे ना, मेरे नाती पोते तो खाएंगे ना। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। अब इस वाक्य में देखिए क्या बताया जा रहा है। बुजुर्ग के हृदय में अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए कहा जाए या फिर कि आने वाली पीढ़ी के लिए कहा जाए, है ना, उनके लिए परोपकार की भावना है। वह अपने लिए, उसका उम्र तो हो चुका है, इसलिए युवक के द्वारा यह पूछा जा रहा है कि आप यह पौधे को लगाओगे तो यह पौधे को बड़े होते हैं ना, और फल देने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और उस वक्त तक आप शायद जीवित ना रहें, तो इस पौधे को लगाने का आपका क्या फ़ायदा है? यह जो है युवक के द्वारा पूछा जाता है। तो युवक के सवाल का जवाब बुजुर्ग के द्वारा इस प्रकार से दिया जाता है कि मैं नहीं खा पाऊँगा तो क्या होता है, मेरे नाती पोते खा पाएंगे। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके दादाजी ने भी एक फल का पौधा जो है लगाया था, लेकिन उसके दादाजी जो है उसके फल का सेवन नहीं कर पाए थे। तो इसी परोपकार की भावना से प्रेरित होकर के वह भी यह वृक्ष जो है या पौधा जो है लगाते हैं। अब दूसरे प्रसंग में देखिए, एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। एक वृद्ध महिला जो है रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। वृद्ध महिला जो है रेल में सफ़र करी थी, जिस प्रकार से हम लोग रेल में सफ़र करते हैं
तो खिड़की के पास में अक्सर देखे होंगे कि खिड़की से हमको बाहर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, कुछ खुली ज़मीन भी दिखाई देती है ना। तो उसी प्रकार से वृद्ध महिला जब ट्रेन में से या रेलगाड़ी से जब सफ़र कर रही थी, खिड़की के पास बैठी हुई थी। वह खिड़की के पास बैठी हुई थी और बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। मुट्ठी में कुछ रखी हुई थी और जहाँ कहीं भी उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पर फेंक दिया जाए, उसके मन में ऐसा विचार आता था, है ना। कुछ मुट्ठी में ले करके रखी हुई थी, उसको वह फेंकती हुई आगे, ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रहा था वह फेंकती हुई आगे बढ़ते जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उनके साथ सहयात्री का मतलब क्या होता है? साथ में यात्रा करने वाला जो था वह उनसे पूछता है कि आप यह क्या कर रही हैं, है ना। ये जो है बुजुर्ग महिला जो थी, रेलगाड़ी में सफ़र कर रही थी, उन्हीं के साथ में एक सहयात्री, उन्हीं के साथ में एक यात्री भी था जो यात्रा कर रहा था। वह जब बुजुर्ग महिला से पूछता है तो बुजुर्ग महिला जो है बताती है, बोलती है। उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फलों और फूलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों न मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। बुजुर्ग महिला के हृदय में भी परोपकार की भावना थी। उस परोपकार की भावना के चलते वह जो है जब यात्रा कर रही थी और अपने मन में विचार ला कर के ऐसा सोचती है कि मुझे ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा या नहीं, क्योंकि उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, कभी भी उनका अंतिम समय आ सकता है। ऐसा वह अपने मन में विचार रखती है कि मुझे दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले, इसलिए वह ऐसा कार्य कर रही है ना। रास्ते से गुजर रही थी, ट्रेन से सफ़र कर रही थी। उस ट्रेन में खिड़की के पास बैठ करके वह मुट्ठी में फूलों और फलों के बीज को फेंकते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। तभी एक यात्री उनसे पूछते हैं, उन्हीं के साथ यात्रा करने वाले, कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो वह उसका कारण क्या बताती है कि जैसे कि हम लोग अपने घरों में ही कुछ फल या फूलों के जैसे बीज होते हैं उसका छिड़काव करते हैं ना, तो उसमें से हर बीज से पौधा तो तैयार नहीं होता है, कुछ बीज से होता है, कुछ से नहीं होता है। तो वो उसी से उम्मीद से फेंकते रहती है कि इसमें से अगर कुछ भी जड़ अगर पकड़ लेता है, कुछ भी अगर पौधे के रूप में तैयार हो जाता है तो लोगों को तो उनसे फ़ायदा होगा। फूल रहेंगे तो फूल पूरे वातावरण को सुगंधित करेगा, फल है तो उसके जब वह पौधा जो है पेड़ बन कर के फल देने लायक बनेगा तो लोग उस फल का सेवन करेंगे, जो भी भूखा होगा उसकी भूख मिटेगी, है ना। तो इससे उसके परोपकार की भावना का पता चलता है ना। और भले ही वह उसका लाभ नहीं उठा सकती है, जिस प्रकार से पहले प्रसंग में हम देख रहे थे कि वृद्ध बुजुर्ग जो था वह उसका लाभ नहीं उठा सकता है, वैसे ही यहाँ भी यह जो वृद्ध महिला है यह उसका लाभ नहीं उठा सकती, लेकिन फिर भी दूसरों को इसका लाभ हो सके, उसके हृदय में जो परोपकार की भावना थी, इस प्रसंग से पता चलता है। वह भले ही उस रास्ते से दोबारा उसको गुजरने का अवसर नहीं मिलेगा, ये जानती थी, फिर भी वह ऐसा कार्य कर रही थी क्योंकि इससे दूसरों को लाभ हो सके। अगले प्रसंग में हम देखते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। अनुकरणीय यानी कि जो अनुकरण करते हैं, है ना, वो बात सुना जाता है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। एक गरीब विद्यार्थी था जो मदद मांगने आया। उसे उन्होंने $20 दिए। अमेरिका में डॉलर चलता है, जिस प्रकार से यहाँ हम भारत में रहते हैं ना, तो भारत में रुपया चलता है, वैसे ही वहाँ पर डॉलर चलता है। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए। अब गरीब विद्यार्थी जब बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास में मदद मांगने आता है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसकी मदद भी करता है, उसे $20 जो है उसकी सहायता के रूप में देता भी है। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को ना भूला।
बेंजामिन जो है मदद उसकी करते हैं और भूल भी जाते हैं उस रकम को देकर, लेकिन विद्यार्थी को उस उपकार जो उपकार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया जाता है वह कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलता है। जब उसके दिन फिरे, उस विद्यार्थी के दिन फिरे मतलब कि उसके बुरे दिन जो है समाप्त हो गए, तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। गरीब था, उसको पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता थी। बेंजामिन उसकी सहायता करता है। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और इस लायक बन जाता है कि वह उस रकम को बेंजामिन फ्रैंकलिन को लौटा सके, तो वह उसको लौटाने के लिए आता है। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं। यहाँ पर जो ये वाक्य आ रहा है ना, यहाँ पर एक वाक्य आ रहा है, इसको देखिएगा। मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया। तो यहाँ पर ये जो वाक्य आ रहा है, ये वाक्य जो है एक गद्यांश है। जिस प्रकार से हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं, पद्यांश में हम लोग उसके भाव को व्यक्त करते हैं, व्याख्या करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो ये वाक्य है इसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं, है ना। गद्यांश है तो इस गद्यांश को भी पद्यांश की ही भांति संदर्भ, प्रसंग और उसकी व्याख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया जा रहा है, इस वाक्य के पीछे क्या क्या भाव हैं, किसके द्वारा ये किया गया है, इसको हमको स्पष्ट करना होता है। पाठ हम पढ़े हुए हैं तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये वाक्य किसके द्वारा कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्या कार्य हुआ था, ये सारी चीज़ हम जानते ही हैं। तो उसी को यहाँ पर स्पष्ट करना होता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे कि अगर हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में इस पाठ के कोई लेखक तो है नहीं, क्योंकि यह पाठ जो है लेखक मंडल के द्वारा संकलित है। इसलिए इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश लेखक मंडल के द्वारा संकलित प्रेरणा के पुष्प से लिया गया है। ये होगा आपका संदर्भ। और प्रसंग इस प्रकार से होगा, इसमें प्रसंग को हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस गद्यांश में जो है लेखक ने निर्धन छात्र द्वारा रकम वापस करने पर बेंजामिन की मनोदशा का वर्णन किया है ना। लेखक के द्वारा बेंजामिन की मनोदशा का वर्णन किया गया है जब छात्र के द्वारा रकम वापस की जाती है। व्याख्या करेंगे फिर जो जो इस में हमें बताया जा रहा है, हम पूरा पढ़े हैं ना, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़े हैं, तो क्या भाव है ये चीज़ पूरा स्पष्ट है। तो पूरा स्पष्ट करते हुए हमको लिखना होगा कि निर्धन छात्र की जब आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वह बेंजामिन से ली गई जो रकम है उसको लौटाने उसके पास पहुंचता है, तब बेंजामिन उससे कहता है कि मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम तुमसे कब ली थी। अब जब तुम मुझे यह रकम लौटाने आए हो तो तुम ऐसा करना कि जब तुम्हारे पास कोई ज़रूरतमंद तुम्हारी ही भांति, जिस प्रकार से तुम ज़रूरत के समय मेरे पास आए थे, वैसे ही तुम्हारे पास ज़रूरत के समय तुम्हारे पास कोई ज़रूरतमंद आए तो यह रकम तुम उसे दे देना, जिससे परोपकार का यह क्रम जो है चलता रहे। यह परोपकार का क्रम जो है इसी प्रकार से चलाने के लिए वो रकम जो है बेंजामिन जो है उस गरीब विद्यार्थी से वापस नहीं लेता है और उस रकम को उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बेंजामिन के द्वारा विद्यार्थी की मदद की गई थी, वैसे ही मदद जो है वह करने के लिए कहता है उस विद्यार्थी को कि तुम भी इसी प्रकार की सहायता जो है लोगों की करना, ताकि जो परोपकार मैंने तुम पर किया है वो परोपकार का क्रम जो है इसी प्रकार से चलता रहे और लोग जो हैं जिसकी भी ज़रूरत रहेगी वह उस ज़रूरत से, उसकी ज़रूरत पूरी हो सके, वह किसी भी प्रकार से वंचित ना रह जाए, है ना, अपने कार्य को पूरी कर सके। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो जीवन अनुभव का जो ये प्रसंग है वो मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ में प्रेरित करता है। तो आज हमने इन प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, है ना, एक प्रसंग में हम वृद्ध जो एक बूढ़ा आदमी था जो आम का पौधा रोप रहा था उसके बारे में पढ़े, एक वृद्ध महिला जो रेल से यात्रा कर रही थी और खिड़की से कुछ सुंदर फलों और फूलों के बीज फेंक रही थी,
और तीसरे प्रसंग में अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, वह गरीब विद्यार्थी की मदद करते हैं। इन 3 प्रेरक प्रसंगों के बारे में पढ़े। आगे की क्लास में हम विवेकानंद का पढ़ेंगे।